नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार संकट में आ चुकी है। कल तक उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी पीडब्ल्यूडी मंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर दी है। शिंदे मुंबई से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर सूरत के लिए निकल चुके हैं और वहां ली मेरिडियन होटल में अपने समर्थक शिवसेना विधायकों के साथ मौजूद हैं। शिंदे समेत शिवसेना के बागी विधायकों की संख्या 35 से 36 बताई जा रही है। एकनाथ शिंदे के इस विद्रोह को शिवसेना के नेता ऑपरेशन कमल कह रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने शिंदे से फोन पर बात की, लेकिन शिंदे ने बीजेपी के साथ आने की शर्त रख दी है उद्धव ठाकरे के सामने। सवाल पब्लिक का आज है कि क्या एकनाथ शिंदे को आगे कर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे से 2019 का बदला लिया है। सवाल यह भी है कि महाराष्ट्र का यह संकट राष्ट्रपति चुनाव से लेकर 2024 की सियासत का दांव साबित होगा। क्या उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की अपनी सरकार, पार्टी की ताकत और हिंदुत्व का मुद्दा तीनों गंवाने जा रहे हैं या पिक्चर अभी बाकी है? एकनाथ शिंदे बाल ठाकरे के जमाने से शिवसेना के पावरफुल और जमीन से जुड़े नेता रहे हैं। पार्टी में उनकी पकड़ बेहद मजबूत रही है, लेकिन बीते 2.5 साल में मातोश्री से उनकी दूरी बढ़ती चली जाई। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि जब एकनाथ शिंदे ने अपनी ताकत दिखाई तो उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग में शिवसेना के सिर्फ 14 विधायक शामिल हुए। हालांकि उद्धव और एकनाथ शिंदे के बीच करीब 20 मिनट फोन पर बात जरूर हुई। उससे पहले उद्धव के एकनाथ शिंदे से मुलाकात के लिए अपने पीए मिलिंद नार्वेकर को सूरत भेजा। शिंदे ने नार्वेकर से मुलाकात तो की, लेकिन 2 टूक जवाब भी दे दिया। वो तभी साथ आएंगे जब उद्धव ठाकरे बीजेपी के सपोर्ट से सरकार चलाएं। इससे पहले शिंदे ने मराठी में एक ट्वीट भी जारी किया। इसमें लिखा था, हम बाला साहब के निष्ठावान शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व की सीख दी है। हम सत्ता के लिए बाला साहेब के विचारों और धर्मवीर आनंद दीघे साहेब की शिक्षा को कभी नहीं भूलेंगे। इस बीच शिवसेना ने अपने विधायक दल के नेता पद से एकनाथ शिंदे को हटा दिया। उनकी जगह अजय चौधरी विधायक दल के नए नेता बनाए गए हैं। शिवसेना में सेंध लग गई है। ये बात पार्टी के नेताओं को तब पता लगी जब कल महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के नतीजे सामने आए। बीजेपी को अपनी ताकत से 28 वोट ज्यादा मिल गए। वैसे शिवसेना ने संकेतों को पढ़ने में देरी की, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी का एक्स्ट्रा उम्मीदवार महाराष्ट्र में जीता था। राजनीति में एक पल की भी देरी कभी कभार बहुत महंगी पड़ जाती है। मैं आपको महाराष्ट्र के इस घटनाक्रम को आंकड़ों के जरिए समझाना चाहती हूं। पहले तो आप महाराष्ट्र की विधानसभा की मैथमेटिक्स को देख लीजिए। 20 जून का समीकरण था 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार के शिवसेना के 55, एनसीपी के 53 और कांग्रेस के 44 विधायकों का समर्थन था। बीजेपी के पास 106 विधायक थे, अन्य 29 थे और एक सीट खाली थी। लेकिन आज 21 जून का समीकरण देखिए किस तरह बदल चुका है। शिवसेना की ताकत घटकर 20 रह गई है। एनसीपी 53, कांग्रेस 44। इधर सरकार विरोधी खेमे में शिवसेना के 35 या 36 बागी अगर आ जाते हैं तो बीजेपी के 106 विधायक हैं। अन्य 29 विधायक भी मौजूद है जो किसी भी तरफ जा सकते हैं। महाराष्ट्र में मौजूदा विधायकों की संख्या के मुताबिक बहुमत के लिए 145 का समर्थन जरूरी है। 35 विधायकों की बगावत से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी
गाड़ी का नंबर 134 हो जाता है। ये 35 विधायक बीजेपी के साथ आ जाए तो उनका नंबर भी 141 ही होता है। यहां मैं ये भी बता दूं कि दल बदल कानून के लिए शिवसेना की टूट के लिए 37 विधायक का समर्थन जरूरी है, तब ये किसी संकट में नहीं रहेगा ये जो टूटा हुआ हिस्सा है। महाराष्ट्र का ये संकट जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर भी बेहद अहम रोल निभा सकता है। राष्ट्रपति चुनाव के आंकड़ों की बात करूं तो राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के वोटों की कुल ताकत है 5,26,420 वोट और बहुमत के लिए चाहिए 5,39,500 वोट, यानी एनडीए को जीत के लिए 13,000 लगभग वोटों की जरूरत अभी भी है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल नवीन पटनायक की और वाईएसआर कांग्रेस जो वाईएसआर रेड्डी मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश की, इन विपक्षी दलों का वोट भी मिल सकता है। बीजेडी के पास 31,686 वोट है और वाईएसआर कांग्रेस के पास लगभग 43,500 वोट है। अगर बीजेपी और वाईएसआर कांग्रेस ने एनडीए के कैंडिडेट को वोट दिया तो उसके पास 6 लाख से अधिक वोट हो जाएंगे, यानी बहुमत से पार हो जाएगा एनडीए का राष्ट्रपति का जो भी कैंडिडेट होगा। अब अगर महाराष्ट्र के ये 35 बागी विधायक भी एनडीए के साथ आ जाएं तो बीजेपी के पास 6,125 वोट और बढ़ जाएंगे, यानी महाराष्ट्र की बगावत से एनडीए राष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट का मार्जिन बढ़ा सकता है। लेकिन बात सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव की नहीं है। एकनाथ शिंदे अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी को 3 तरफा फायदा होता दिख रहा है। एकनाथ शिंदे जैसा कद्दावर नेता बीजेपी का साथी बनेगा, बाला साहेब की हिंदुत्व पर बीजेपी दांव लगा सकेगी और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाकर 2024 की बड़ी तैयारी में जुट जाएगी। इसलिए महाराष्ट्र का घटनाक्रम को आज इस दौर से देखना चाहिए और शिवसेना नेता संजय राउत ने ऑपरेशन कमल क्यों कहा है, ये सुनिए उनकी ही जबानी। याच्या मागे भारतीय जनता पक्षाचं षडयंत्र आहे। बरेच दिवस जे ऑपरेशन लोटस चाललं होतं, या कोणाचा कॅमेरा तर तो प्रकार ह्या लोकांनी सुरू केलाय। तसं नसतं तर आमच्या आमदारांना किडनॅप करून गुजरातला नेलं नसतं आणि गुजरात पोलिसांचा आणि केंद्रीय पोलिसांच्या गराड्यात त्यांना ठेवलं नसतं। तो आज सवाल पब्लिक का है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार गिर जाएगी या अभी पिक्चर बाकी है। सवाल नंबर 2, क्या उद्धव के पास से पार्टी, हिंदुत्व और सरकार तीनों छिलने वाला है? यही है उद्धव का बड़ा टेस्ट। और सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी ने महाराष्ट्र से 2024 की तैयारी शुरू कर दी है? यही है आज पब्लिक के सवाल और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सीमा मलिक, प्रवक्ता हैं एनसीपी की, आसिफ भामला, नेता हैं बीजेपी के, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष, राजनीतिक विश्लेषक, वैभव पुरंदरे, लेखक। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है किशोर तिवारी जी के पास और किशोर तिवारी जी हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पर पहले मैं जाऊंगी अपने सहयोगी अमित राजपूत के साथ जो हमारे पास सूरत से जुड़ रहे हैं। अमित राजपूत जी, इस वक्त सूरत में कितने विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं? सुनने में आ रहा है कि एक इंडिपेंडेंट और 36 विधायक हैं। आप इसे क्या कंफर्म कर सकते हैं? नाविका जी, देखिए, ये कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे के साथ में 30 से ज्यादा विधायक हैं और एक विधायक जो इंडिपेंडेंट है वो भी है। 36 जो विधायकों की आपने बात कही, उस बात की पुष्टि हो चुकी है क्योंकि सुबह से ये अटकलें चल रही थी कितने विधायक हैं और इसी वजह से यहाँ पर मिलिंद नार्वेकर को आना पड़ा। मिलिंद नार्वेकर को थोड़ा इंतजार भी करना
करना पड़ा, क्योंकि शिंदे से मिलने के लिए वेटिंग लॉन्ज में उन्हें राह भी देखनी पड़ी। विधायक जो हैं वो यहीं पे मौजूद हैं और ये जो सूरत का इलाका है ये काफी पॉश इलाका है। मेरे सहयोगी मौजूदान गढ़वी मेरे साथ हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि एक बार नजारा, शाम का नजारा बता दें। हमने दिन भर का नजारा दिखाया। हमारा डिबेट शुरू हो रहा है उससे पहले आप ये देख सकते हैं, ये पीछे ला मेरिडियन होटल है, ये 5 सितारा होटल। इस होटल के अंदर अगर आपको जाना है तो सुरक्षा के 2 अभेद किले जो हैं वो पार करने होंगे। पहले ये गेट पे पुलिस है, उसके बाद अंदर जाने वाला जो रास्ता है वहां पे भी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, यानी बिना इजाजत के आप अंदर नहीं जा सकते हैं। ये जगह है और इसी के 4थे मंजिले पे ऐसा कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ में बाकी के जो 35 विधायक हैं वो यहां पर मौजूद हैं और अपनी बातों को लेकर एकनाथ शिंदे जो हैं वो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे हैं। उन्होंने जो बातें लेके वो यहाँ पर आए थे उसी बात पर वो एकदम पक्के हैं कि किसी भी तरह से वो बदलाव नहीं चाहते। उन्होंने जो शर्तें रखी हैं वो शर्तें उद्धव सरकार को, मातोश्री को माननी होंगी। अगर वो नहीं मानेंगे तो आने वाला समय, ये जो हाई प्रोफाइल ड्रामा है राजकीय महाराष्ट्र की राजनीति का, सबसे बड़ा संकट है। और ऐसा भी कह रहे हैं लोग कि अगर एकनाथ शिंदे की बात अगर उद्धव ठाकरे ने नहीं मानी तो शिवसेना का पतन हो सकता है, शिवसेना जो है वो टूट सकती है पूरी तरीके से। बिल्कुल सही कहा आपने अमित राजपूत जी। तो शिवसेना का मुंबई में क्या हाल है, अभिषेक हमें बताएंगे। अभिषेक हमारे साथ शिवसेना भवन से जुड़ रहे हैं और अभिषेक मैं पूछना चाहती हूं कि माहौल क्या है। गंभीर शक्लें नजर आ रही हैं। 14 से 18 के बीच विधायक नजर आ रहे हैं। उधर अनिल परब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में बैठे हुए हैं। क्या खबर मिल रही है, क्या हलचल हो रही है इस वक्त सेना भवन में? क्या इस वक्त उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है या पिक्चर बाकी है? जाहिर तौर पर मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम सेना भवन में मौजूद हैं और कुछ ही समय पहले तक यहां पर भारी संख्या में शिवसैनिक आए थे और एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन किया गया। हमने उन लोगों से बात भी की, उनका ये कहना था कि हम यहां पर उद्धव ठाकरे के समर्थन में आए हैं और एक तरीके का मिक्स रिएक्शन देखा गया। कुछ शिवसैनिक अभी भी आशा लगाकर बैठे हैं कि एकनाथ शिंदे जो कट्टर शिवसैनिक माने जाते हैं, बाला साहब ठाकरे के रास्ते पे चलने वाले माने जाते हैं, वो जरूर वापस आएंगे। लेकिन कुछ शिवसैनिकोक का ये भी कहना था कि इन्होंने जिस तरीके से एक भूचाल लाया है, इन्हें वापस लेना नहीं चाहिए। जाहिर तौर पर अभी उद्धव ठाकरे एमवीए की मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग के अंदर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से 35 विधायक के साथ एकनाथ शिंदे यहां से रवाना हो गए, उसके बाद से ही महाराष्ट्र में भूचाल आया हुआ है और महाविकास आघाड़ी की सरकार ये सोच में पड़ी है कि किस तरीके से उन्हें मनाया जाए और सरकार स्थिर की जाए, नहीं तो ये सरकार गिरनी तय है। किशोर तिवारी जी, मैं पूछना चाहती हूं आपसे, भूकंप आ गया और ये भूकंप का अंदेशा कुछ समय से था जब बीजेपी ने राज्यसभा के अपने कैंडिडेट जिता लिए, एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट, और कल तो क्रॉस वोटिंग में शिवसेना के काफी कैंडिडेट्स ने क्रॉस वोटिंग की। क्या दीवार पे लिखी हुई जो कहावत थी वो पढ़ने में शिवसेना से चूक हुई? आप अपना गार्ड डाउन कर चुके थे और उधर से आपके विधायक निकलकर चले गए दूसरी तरफ? नहीं, एक बात मैं बताता हूं। जिस दिन से हमने सत्ता में नए पार्टनर ढूंढ लिए, उस दिन से ही बीजेपी चाहती थी कि वो बदला लेके बताएंगे और तारीख पे तारीख दे रहे थे। तो अब तारीख पे तारीख दे रहे थे तो अभी इनका वो समय आ गया। लेकिन मैं आपको बताता हूं, 1.5-2 साल से वो एकनाथ शिंदे पर ये डाल रहे थे कि हमको ये करना है, तो ये सब चीजें हो रही थी। अब हमने जो किया, अब देखिए, बीजेपी को हम डायरेक्ट सपोर्ट कर सकते थे। बीजेपी ने किस लिए एकनाथ शिंदे के कंधे पे रख के बोल रहे कि हम बीजेपी के साथ चले जाए? अरे बीजेपी के साथ हमारे डिफरेंसेस आए कब, ये आप समझ लीजिए। उसमें एक तात्विक बात है। लेकिन एकनाथ शिंदे ये
शिवसैनिक है, एक प्रामाणिक शिवसैनिक है, वो लौट आएंगे। और आप जो कह रहे हैं ना 37-35, अभी हमारे पास आज 31 एमएलए के सिग्नेचर से हमने लेटर दिया है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहेंगे, हमारा नेता हमने चुन लिया। और 15 विधायकों ने हमको बताया कि हम बाहर है, हम आएंगे। अब मुझे बताइए, वहां बचे हुए 8 विधायक है, 8 को आप 37 गिनाओ, 40 गिनाओ, बीजेपी ये पूरा करा रही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं बता रहा हूं नाविका जी, सरकार गिरने वाली नहीं है। ये पिछली बार जैसे मुंह की गिरी थी वैसी ये गिरेंगे। आसिफ भामला जी चुनौती दे रहे हैं। किशोर तिवारी जी यहाँ कह रहे हैं कि हमारे 8 ही विधायक गए हैं, बाकी हमारे पास आने वाले। चिट्ठियां आ रही हैं, फोन मिल नहीं रहा किसी का, लेकिन चिट्ठियां आ रही हैं इनको कि हम आने वाले हैं। मैं पूछना चाहती हूं, ये संकट सचमुच का है शिवसेना के ऊपर या लोगों का भ्रम है और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ये तो यही गिरा रहे तो बताएंगे। किस छल और कपट की और बातें करते हैं? नहीं, ये किस छल और कपट की बात कर रहे हैं, जबकि ये नहीं जानते हैं कि सबसे बड़ा दल बनकर भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में उभर कर आया। आपने चुनाव में वोट मांगा है अलायंस पर और जाकर महावचित्र आघाड़ी के संग आपने अलायंस किया। तो आप किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो पिछले 2 चुनाव जो हुए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें 133 वोट हासिल हुए और 123 इसमें 123 प्लीज पुट हिज फेडर डाउन, दिस इज नॉट द वे फॉर हिम टू इंटरवीन। 123 वोट उन्होंने हासिल किया इन द राज्यसभा इलेक्शन। स्टिल दे कुड नॉट स्मेल द कॉफी। मैं ये पूछता हूं, आपके विधायक नाराज है आपके मुख्यमंत्री से, आपके काम नहीं हो रहे, आपके योजना नियोजन नहीं हो रहे, आप उसके लिए बीजेपी को क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं? आपने 2.5 साल आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की बुराइयां की, उनके बारे में आपने कहा कि भाई वो तो अकेले ही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई अकेला ही काफी है तो कोई अकेला ही काफी अकेला ही अपना काम कर जाने के लिए है। आज देवेंद्र जी ने अपनी पैसे का खेल देखा नहीं। देवेंद्र जी ने अपनी चाणक्य नीति से साबित किया। किशोर जी सबको मौका देंगे, चाहे पैसा हो या ना हो, मौका सबको मिलेगा। इसलिए बीच में मत बोले, मैं एक एक करके सबकी बात सुन लूं, फिर आपको भी मौका दूंगी। देवेंद्र जी ने अपने चाणक्य नीति से साबित किया। झूठ आप कहते हैं, छल आप करते हो और आप दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं। देवेंद्र जी ने अपने चाणक्य नीति से, अपने सहनशीलता से, सारे इंडिपेंडेंट निर्दलीय, देखिए फिर बीच में बोल रही है। प्लीज आई कांट स्पीक लाइक दिस नाविका। ये इस तरीके से डिबेट आई कांट सबमिट माय पॉइंट्स हियर। I can't submit my points here. My friend is too agitated. You will not submit your point. कौन किसके प्यार में दीवाना हुआ, ये अभी इस मुद्दे पर आती हूं, पर पहले मैं तहसीन पूनावाला जी आ रही हूं भामला साहब। तहसीन पूनावाला जी, आपके तो विधायक है ना? कंप्लीट ही नहीं किया। मैं आ रही हूं भामला जी, आ रही हूं आपके पास। तहसीन पूनावाला गिन लिए, 44 हैं, भाग गए कुछ है। नमस्कार नाविका जी, आपकी शो में शिरकत करने का मौका मिला तो इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। नमस्कार सभी पैनलिस्ट को, आदाब आसिफ भाई को। मैं आपके शो पे ये कंफर्म कर सकता हूं कि सभी कांग्रेस विधायक टच में, सभी के साथ फोन पर बात हो चुकी है और कल सुबह कमलनाथ जी मुंबई पहुंच रहे। एवरीबॉडी इज इन टच। दूसरी चीज मैं आपके शो पे एक चीज बताना चाहता हूं, इस वक्त एमवीए के पास 143 की ताकत है, 145 आपके मार्क के लिए चाहिए। मैं आसिफ भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आसिफ भाई को मैं यहाँ ओपन चैलेंज देता हूं आपकी शो पे। आप लोग लाइए नो कॉन्फिडेंस मोशन, देखिए आप किस तरह से हार जाओगे। आप ला ही नहीं रहे हो नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि आपके पास, आपको पता है जैसे किशोर भाई ने कहा, आपके पास 7-8 एमएलए है, आपके पास कोई नंबर नहीं है। नाविका जी, आपको याद होगा कि जो बीजेपी की भूमिका है यहाँ पे सरकार गिराने के लिए, जो पार्टी कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं जवानों को पेंशन देने के लिए, जो पार्टी 2.5 साल से रिक्रूटमेंट नहीं करती जवानों के लिए क्योंकि पैसे नहीं है, वो पार्टी प्राइवेट चार्टर प्लेन में 5 स्टार होटल्स में विधायकों और एमपीज को रखती है। क्यों? ये पैसे कहां से आते हैं इनके पास? क्यों आते हैं पैसे इनके पास? क्यों इस तरह से
डेमोक्रेसी लोकतंत्र का हत्या करते हैं। येदियुरप्पा जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का तो हम एक विधायक को 25 करोड़ रुपए देंगे। कहां से आते बीजेपी के पास ये पैसे? इसलिए मैं ये सबमिट करना चाहता हूं आपके सामने कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस आइए, दो हाथ हो जाएंगे, पता चलेगा किसके पास बहुमत है। आपने हमारे स्पीकर का इलेक्शन नहीं होने दिया, आपने गवर्नर का दुरुपयोग किया, आप ईडी का दुरुपयोग कर रहे हो और आप देश के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो। तहसीन पूनावाला, मैं थोड़ा दो तीन चीजें बोल दूं। आपने कहा ऑपरेशन कमल हो रहा है, जहां जहां ऑपरेशन कमल होता है वहां वहां कमलनाथ जी जाते हैं, और कमलनाथ जी कल जाएंगे, वहां कल जाएंगे। आज यहां पर चले गए हैं इतने सारे विधायक, लेकिन वो वहां कल पहुंचेंगे। बहरहाल एक मिनट, सभी विधायकों ने नाना पटोले और कमलनाथ जी से बात की, सभी ने, ऑल 44 MLAs have spoken। कल सुबह वो पहुंचे, बट एवरीवन इज। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके 44 MLAs आपके साथ हैं तो आप ये बता दीजिए कि MLC चुनाव में, MLA राज्यसभा चुनाव में क्यों आपके इधर उधर हो गए थे नंबर? बीजेपी के पास 28 कहां से एक्स्ट्रा आ गए? कुछ शिवसेना से गए, कुछ कांग्रेस से गए। आपको रातों रात पता भी नहीं चला, आपको कानों कान खबर भी नहीं हुई। सीमा मलिक जी, एक मिनट, सब एक दूसरे के ऊपर मत बोलें, सबको 60 सेकंड का वक्त मिलेगा। सब पहले अपने एक एक कमेंट दे लीजिए, उसके बाद मैं डिबेट खोलूंगी। उन्हीं के पार्टी के आमदारों ने वोट नहीं किया। बिल्कुल। और सीमा मलिक जी को अलाउ नहीं किया, नवाब मलिक को अलाउ नहीं किया। तहसीन पूनावाला जी, आपको इतना खर्चे का अगर ख्याल है तो ये बता दीजिए कि राज्यसभा चुनाव से पहले आपकी पार्टी छत्तीसगढ़ से राजस्थान, राजस्थान से छत्तीसगढ़ प्राइवेट प्लेन में सबको क्यों घुमा रही थी? तब आपको खर्चे का ख्याल नहीं आया था। लेकिन सीमा मलिक जी, मैं आप करे तो पाप, हम करे तो जाप। हम थोड़ी आ रहे हैं आपको खरीदने के लिए, हमें तो बचाना पड़ रहा है, तो मजबूरी में कर रहे हैं। ओ, कितने ही मजबूर हैं। एक मिनट, सिर्फ एक लेडी है, सिर्फ एक लेडी रिप्रेजेंटेटिव है, आप लोग मिलकर उन्हें बोलने नहीं दे रहे, ये अच्छी बात नहीं है। मैं डॉक्टर सीमा मलिक से सवाल पूछ रही हूँ। 60 सेकंड का इंतजार कर लीजिए, सीमा मलिक को भी बोलने का हक है। और सीमा मलिक जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अपने ही घर में आग लग गई, पता ही नहीं चला, शॉर्ट सर्किट हुआ कहाँ से? देखिए, कोई आग नहीं लगी है हमारे घर में, पहली बात तो मैं आपको ये बोलूंगी। और इस तरह की चीजें राजनीति में होती रहती हैं, पहले भी 2-3 बार इस तरह की कोशिशें हुई है बीजेपी की तरफ से, और कोई ऑपरेशन कमल का कोई बड़ी नई बात नहीं है, सारी दुनिया को इस बारे में पता है। और तो वो अभी इनके प्रवक्ता बोलते हैं कि हमारा क्या रोल है उसमें, हमारा नाम क्यों ले रहे हो, एंड एट द सेम टाइम दे से कि देखा फडणवीस कितने बड़े चाणक्य हैं। तो भाई मतलब या तो वो चाणक्य हैं, और या तो फिर उनका कोई रोल है, और या तो मतलब जो भी, मतलब सबको ही पता है, ये बातें करने का कोई फायदा नहीं। मतलब हम लोग भी रिपीट कर करके थक गए हैं ऑन एवरी चैनल अबाउट देयर ऑपरेशन कमल एंड ऑल दिस थिंग्स। और देखिए, इस तरह की चीजें होती रहती हैं, पहले भी इन लोगों ने इस तरह की कोशिश करी है, और अभी आप थोड़ा वेट करिए। मतलब मैं तो सिर्फ एक यही कह सकती हूँ आपसे कि देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सरकार खत्म हो गई। और डिफरेंट चैनल्स में भी नंबर्स की भी जहां तक बात है, मैं देख रही हूँ अभी आप 2-3 चैनल चला लीजिए, कहीं 37 है, कहीं 22 है, कहीं 31 है। तो लेट अस वेट फॉर समथिंग, है ना। मेरे ख्याल से थोड़ा मैच्योरिटी शायद हमारी इसी में है कि हमको थोड़ा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या है। और जिस तरह के देखिए क्रॉस वोटिंग भी MLC के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो गई, वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसका चिल्ला क्रॉस वोटिंग भी बड़ी बात नहीं है। आपके राज्यसभा कैंडिडेट भी नहीं जीत पाते, वो भी बड़ी बात नहीं है। आपके विधायक गायब है, वो भी बड़ी बात नहीं है। और लोग वापस नहीं आ रहे हैं, और डिफरेंट चीजें कही जा रही हैं कि ये सिनारियो हो सकता है, वो कोई भी बड़ी बात नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, चलिए, हाइपोथेटिकल है कि नहीं है, बिल्कुल समय बताएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हाँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इस बार करेक्ट नंबर डायल हुआ है या इस बार फिर से रॉन्ग नंबर होगा? क्योंकि मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी के जितने घटक दल हैं, उनका भरोसा इस बात पे है कि एक बार और रॉन्ग नंबर डायल होएगा, सुबह का भूला शाम को घर लौट आएगा। तो क्या
एक बार फिर गलत नंबर डायल हुआ है या आपको लगता है कि सरकार पर भारी संकट मंडरा रहा है? नाविका, मैं तो यही कहूंगा कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मुझे शरद पवार साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है। आपके ध्यान में जरूर होगा, जब अनिल देशमुख पर आरोप लगे थे तो उन्होंने बाकायदा अपने घर पर, बंगले पर पत्रकारों को बुलाकर बातचीत की थी और बताया था कि अनिल देशमुख कब कब कहां थे, ये तो फालतू की बातें हो रही। और उसके बाद अनिल देशमुख का क्या हुआ? अनिल देशमुख जेल चले गए। मंत्री पद से हटना तो एक बात है, वो जेल ही चले गए। नवाब मलिक के ऊपर आरोप लग रहे थे तो कहा गया कि ईडी तो ऐसे ही घूम रही है। कहे कोई बात नहीं, ये तो बड़ी आसान सी बात है, कुछ होना है नहीं, ये तो सब हंगामा खड़ा किया हुआ है, वो कुछ होगा नहीं इसमें भी। क्या हुआ? कहे कि ये तो एनसीबी का तमाशा है। नवाब मलिक भी जेल चले गए। आज भी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अनिल परब ईडी की जांच के दायरे में है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? ये सब सीधे सीधे महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति को स्पष्ट करता है। महाराष्ट्र में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और जो ये तीनों दल हैं, ठीक है, एनसीपी के अंदर कोई मुश्किल नहीं है, कांग्रेस के अंदर कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अगर सरकार चली गई तो ये जो छोटे छोटे पॉकेट्स की पार्टी है, एक पश्चिमी महाराष्ट्र की पार्टी है एनसीपी, एक मुंबई कोंकण की पार्टी है शिवसेना, एक कांग्रेस जो पूरे महाराष्ट्र की और देश की पार्टी होती थी वो पता ही नहीं कहां की पार्टी है, उनको ये बड़ा डर लग रहा है कि क्या हमारा राजनीतिक अस्तित्व बचा रह पाएगा या नहीं। और मुझे लगता है कि रॉन्ग नंबर लग भले रहा हो, लेकिन पार्टियों का जिस तरह से अस्तित्व खतरे में है, कुछ न कुछ तो नंबर सही लगे हैं। किशोर तिवारी जी, आपको लगता है कि बच जाएगी सरकार? आप जवाब देना चाह रहे हैं, जरूर जवाब दीजिए, क्योंकि मैं कुछ सिनारियोज दिखाना चाहती हूं कि क्या क्या हो सकता है इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार में। मैं आपको बताना चाहती हूं कि ताजा राजनीतिक हालात के मुताबिक पहली संभावना यह है कि अगर 37 एमएलए के साथ एकनाथ शिंदे शिवसेना छोड़ते हैं तो ये होंगे 2/3 एमएलए। दल बदल कानून प्रभावी नहीं होगा और ये 37 जब बीजेपी के 106 के साथ और बल्कि उनके साथ 7 और छोटे दल और इंडिपेंडेंट्स भी हैं तो ये नंबर 150 के करीब हो जाएगा और बीजेपी की सरकार 150 यानी कि बहुमत से 5 ज्यादा। पर ये अगर 37 नंबर हो जाए तो इस वक्त का आंकलन 35-36 है, लेकिन 37 से नीचे है, तो ये संभावना पहली संभावना है। अब दूसरी संभावना आपको दिखाना चाहती हूं। एकनाथ शिंदे वापस उद्धव के पास लौट जाएं क्योंकि उनके नंबर नहीं बन पा रहे, ये भी हो सकता है। और इसमें शिंदे को बेहतर विभाग मिल जाए और बड़ी उनकी पोजीशन हो जाए और उनके समर्थकों को भी मनचाहा मंत्री पद और पोर्टफोलियो मिल जाए, ये भी हमने लोकतंत्र में कई बार होते हुए देखा है। बार्गेनिंग हो जाए और अपनी ही पार्टी में वापस लौट जाएं, तो ये दूसरी संभावना हो सकती है। इसमें सरकार को बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं होगी। अब तीसरी संभावना, एकनाथ शिंदे 37 एमएलए नहीं जुटा पाए तो, अगर 37 एमएलए नहीं जुटा पाते तो दल बदल कानून लागू हो जाएगा, तो इनके जो एमएलएज हैं किसी भी फ्लोर टेस्ट में वो काउंट होंगे नहीं होंगे, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। महाअगाड़ी सरकार बच जाएगी और बीजेपी के हाथ में सरकार नहीं आ पाएगी। ये एक तीसरी संभावना है, इसमें भी एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बच जाएगी। और एक चौथी संभावना भी है, और चौथी संभावना में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाए, और अगर राष्ट्रपति शासन लगने से पहले अगर उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर की तरह फ्लोर टेस्ट से पहले ही विधानसभा भंग कर दे और इलेक्शन की घोषणा कर दें, तो ये एक चौथी संभावना हो सकती है, यानी कि राष्ट्रपति शासन या उद्धव ठाकरे पूरी विधानसभा ही भंग कर दे। मैं पूछना चाहती हूं किशोर तिवारी जी, आप किस संभावना के साथ हैं? क्योंकि इस वक्त तो वहां सरकार भी संभावना से ही चल रही है। मैं एक बात मैं बता देता हूं,
त्रिपाठी जी मुझे कह रहे थे कि त्रिपाठी जी एक बात समझ लो, आज जो देवेंद्र फडणवीस के खास है संजय कुचे डॉक्टर जो मिनिस्टर थे वो वहां पहुंच गए थे और वो वहां पहुंच गए। बाद में दोपहर में खबर आई अमित शाह जी और नड्डा जी की भी बात हुई। यानी एकनाथ शिंदे जो है वो बीजेपी के लोगों से संपर्क में है और ये सब ऑपरेशन बीजेपी मॉनिटर कर रही है, मैनेज कर रही है। तो ये डिफेक्शन भी बीजेपी करा रही है। तो ये आसिफ आमला जो कहते कि हम लोग ये बीजेपी शिवसेना का इंटरनल मैटर है, ऐसा नहीं है। अब मैं बताता हूं, हम फ्लोर टेस्ट भी करने के पक्ष में है और फ्लोर टेस्ट हो जाने के बाद हम बता देंगे। और आप जो 31, 35, 36, 37 बोल रहे हैं तो शिंदे साहब खुद ही हमारे पास लौट के आएंगे, ऐसे संकेत हमको मिल गए। दोपहर में ही उद्धव जी ने बोला कि एकनाथ तुम काय को गए, तुमको तो मैं सीएम बना देता, मुझे पहुंचते तो ऐसा नहीं है। ये हमारे घर का मामला है, हमारे घर का झगड़ा है। आप खुशी उसी मत मनाओ। आमला जी तुम्हारा जमने वाला नहीं है, मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा अभी जमेगा नहीं, 5 साल के बाद भी जमेगा नहीं। तो फिर उसका भामला, आसिफ भामला जी, उस कंडीशन का क्या होगा जो एकनाथ शिंदे ने रखी है कि अगर ये बीजेपी के पास वापस लौट आए और बीजेपी के साथ सरकार बनाए तो ये सरकार को सपोर्ट करेंगे? मैं इन्हें बताना चाह रहा हूं कि खुशी हम ये मना रहे हैं कि 10 दिन के अंदर हमने राज्यसभा में 123 मत हासिल किए और विधानसभा में जो 5 उम्मीदवार मत नहीं थे और हमने उसमें 133 वोट हासिल किए। इस बात की खुशी में हासिल कर रहे हैं और उसका खुशी। अभी आप हर चीज पे मत बीच में बोलिएगा। नहीं, मुझे पता आप बहुत बोल सकते हो, लेकिन अभी आप चुप भी बैठिए। अभी आपका चुप बैठने का वक्त है फिलहाल के लिए। तो सुनिए, नहीं अभी आप बहुत बोल चुके हो, आपकी बोलती बंद हो चुकी है, चुप बैठिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी यही तो हमारी संपत्ति है, कमाल है। अब फिर आप आ गए उसके। किशोर तिवारी जी, ऐसे बीच में इंटरप्ट मत करिए, अच्छा नहीं लगता। आप भी सीनियर हैं, वो भी सीनियर हैं, एक एक करके बोलते हैं। मैं सबको बोलने का मौका दूंगी। दिस इज नॉट माई फर्स्ट डिबेट ऑन टीवी। जी भामला जी बताएं। तो हम तो खुशी इस 2 जीत की मनाएं जो 10 दिन के अरसे में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की। और 10 दिन पहले जो हम जीत हासिल की उससे भी शिवसेना को यह अंदेजा नहीं हुआ कि उनके पार्टी के ही विधायक जो उनसे नाखुश है, शायद वो कुछ अपना वो डैमेज कंट्रोल करते तो कल का चित्र कुछ अलग होता। तो दिस इज हाउ स्विफ्टली दे आर वर्किंग और इस किस्म की हैंडलिंग उनकी है। रही बात एकनाथ शिंदे जी की, तो ऐसे कई सारे विधायक हैं जो इस महाविचित्र आघाड़ी से जुड़ने में पहले से ही हक में नहीं थे, क्योंकि ये बाला साहब ठाकरे की सोच वाले विधायक है। लेकिन उसके बावजूद भी, और ये पहली बार नहीं हुआ, ये इसके पहले भी कई मौके आए जहां एकनाथ शिंदे जी ने अपनी खुशी नाखुशपना जाहिर किया जब उन्होंने कहा कि भाई एनसीपी उन्हें फंड्स नहीं देती है या मुख्यमंत्री लोगों तक मिल नहीं पा रहे हैं, मुख्यमंत्री तक। तो शिवसेना में अंदर ही प्रेशर है, बाहर को ब्लेम करने से क्या होगा, दूसरों पर दोष डालने से क्या होगा, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन मैं बताना चाहती हूं आज दर्शकों को, 2019 में उद्धव ठाकरे ने जब बीजेपी का साथ छोड़ा था तब एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार उनके साथ आए थे, लेकिन शरद पवार अभी कोई संकेत नहीं दे रहे। उन्होंने आज जो कहा वो क्या हो रहा है, उन्होंने कहा यह शिवसेना का अंदरूनी मामला है। पवार ये तक कह गए कि अगर सरकार गिरी तो एनसीपी विपक्ष में बैठेगी। आइए सुनते हैं शरद पवार ने आज क्या कहा। विजय कांग्रेस, विजय एनसीपी, विजय शिवसेना, हम तीनों ही साथ, मगर जब तक एग्जैक्टली क्या इशू है और कैसे रिजॉल्व करना, इसमें शिवसेना की गाइडलाइन हमें मिलती नहीं, तब तक इस पर हम कुछ कदम उठाना ठीक नहीं। सरकार गिर जाएगी तो कहीं तो एनसीपी जाएगी, अपोजिशन में भी बैठ सकती है, बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। लेकिन वैभव
पुरंदरे जी भी हमारे साथ हैं, ऑथर हैं, इन्होंने किताब भी लिखी है बाला साहब पर। मैं पूछना चाहती हूँ पुरंदरे जी, ये शिवसेना में जो हो रहा है, क्या ये बिल्कुल एकाएक हो गया या ये 2019 से विधायकों में कहीं ना कहीं दिल में कोई मलाल था? क्योंकि बीजेपी के साथ उनका एक डीएनए मैच करता था, लेकिन महाविकास आघाड़ी में जो नए उनके परिवार के सदस्य बन गए, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी, उनसे कहीं ना कहीं डीएनए मैच नहीं हो पा रहा था। तो मैं आज पूछना चाहती हूं आपसे कि इस बार का जो स्प्लिट नजर आ रहा है वो सीरियस है या फिर लौट के सब घर को आ जाएंगे और फिर वन बिग हैप्पी फैमिली? ये जो शिवसेना में अभी स्प्लिट दिखाई दे रहा है, ये काफी गंभीर स्वरूप का स्प्लिट है एंड इट हैज क्रिएटेड अ मेजर क्राइसिस फॉर द शिवसेना। जब छगन भुजबल 1991 में शिवसेना छोड़ के गए थे, तब उनके साथ 17 विधायक थे। इस बार एकनाथ शिंदे जी के साथ कुछ ज्यादा विधायक नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स इट कुड बी द बिगेस्ट रेबेलियन इन द शिवसेना 56 ईयर हिस्ट्री। और एकनाथ शिंदे ने इसका नेतृत्व करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका कारण यह है कि ही इज अ डाइड इन द वूल शिव सैनिक। वो बहुत ही सैफरन ब्लडेड शिव सैनिक है, बाला साहब के बहुत ही स्टॉन्च लॉयलिस्ट है। और आपने 2019 का जिक्र किया, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब उद्धव ठाकरे जी ने अपनी राजकीय करियर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर, तब एकनाथ शिंदे वो नेता थे जिन्होंने शिवसेना फ्लॉक को एकत्रित रखा, who provided them food, facilities and took care of everybody and kept the MLAs flock together। तो जब इस प्रकार का, इस दर्जा का नेता जो अपने एमएलएस को संभालता है, जब आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल रिस्क लेते हो और अपने आइडियोलॉजी के खिलाफ जो पार्टी से उनके साथ जाते हो, जब वो नेता रेबेलियन करता है तो उसका विशेषत्व थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और this has been brewing for a long time। पिछले 2.5 years में हम लोग देख रहे हैं कि there has been a section of the शिवसेना जो काफी नाखुश है जिस तरह का समझौता शिवसेना ने किया है राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ। और उस सेक्शन का अब प्रतिनिधित्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। अब क्या हुआ, सत्ता जब मिलने के बाद सेना में एक परसेप्शन रहा है कि राष्ट्रवादी हैज और द एनसीपी हैज बीन द डोमिनेंट पार्टी, एंड व्हाइल द शिवसेना गॉट पावर एंड मातोश्री गॉट पावर and some people close to Matoshri got power, the Sena rank and file and the hardcore Shivsena voters and the hardcore Shivsena worker, उनको न्याय मिला है कि नहीं, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस रेबेलियन से एकनाथ शिंदे जी ने खड़ा किया है। बिल्कुल। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी राज्यसभा सीट जितवाती है किसका सपोर्ट लेके? AIMIM का, जिस पार्टी के नाम में मुस्लिम है। और ये शिवसेना के अपने डीएनए से समझौता था। इसके बाद और जब हनुमान चालीसा की बात आती है तो लोगों को अरेस्ट करा दिया जाता है। जब लाउडस्पीकर कम करने की बात आती है तो इस तरह का नासिक में दिया गया था पब्लिक नोटिस डीएम द्वारा कि भाई अगर कहीं पर भी आजान हो रहा है तो उसके 15 मिनट बाद तक किसी भी मंदिर की आवाज नहीं आएगी। तो ये सब कहीं ना कहीं ये जो हिंदुत्व एक पहचान थी शिवसेना की, उसको कहीं ना कहीं धक्का लगा है। और इस सवाल पर शिव सैनिक परेशान थे। ये शिवसेना के लीडर्स को ऊपर पता चल रहा था कि नहीं। आइए पब्लिक के सवाल सुनते हैं कि पब्लिक आज क्या पूछ रही है। गीतेश मलिक हल्द्वानी से और प्रकाश कुमार पटना से पूछ रहे हैं सवाल। आइए सुनते हैं पब्लिक के ये सवाल। 2019 में उद्धव ने खेला किया था, अब उनके साथ खेला हो रहा है, क्यों कष्ट हो रहा है? और मेरा ये सवाल है कि क्या विरोधी दलों की सरकार है अस्थिर करना बीजेपी की पॉलिटिक्स है?
पहला सवाल आसिफ भामला जी से आपसे पूछती हूँ, क्या आपकी पॉलिटिक्स है इस तरह की, क्या आप आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरकार हिलाते रहते हैं? नहीं, मुझे बात बताइए कि सरकार तो इन्होंने हिलाई। जब जो आपने देखा पिछले चुनाव में एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके तो भारतीय जनता पार्टी उभर गई, तो नैतिकता के आधार पे तो दोनों को मिलकर सरकार बनाना चाहिए था। इन्होंने पीठ पे खंजर खोपा और फिर उन्होंने उन पार्टियों के संग मिलकर बनाई जिनके संग बाला साहब ने कभी ताउम्र जो है उनके खिलाफ जो है बात करके, उनके खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बात करके एक पार्टी और एक संगठन खड़ा किया, उनके संग ये परिस्थिति आई। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि खेला तो भारतीय जनता पार्टी के संग, यही सवाल तो पब्लिक भी पूछ रही है, यही सवाल किशोर तिवारी जी पब्लिक भी पूछ रही है कि उद्धव जी ने 2019 में खेला किया, जब खेला किया तब तो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन 2022 में जब खेला उनके साथ हो गया तो अब बड़ा बुरा लग रहा है। अब बीजेपी पर आप उंगलियां उठा रहे हो। जनता पार्टी के एकनाथ शिंदे को मनाने जाएं, उन्हें समझाने जाएं, बिल्कुल जवाब दे रहे हैं किशोर तिवारी। प्रॉब्लम व्हाई शुड द बीजेपी बी इन्वॉल्वड इन दिस? बिल्कुल किशोर तिवारी जी जवाब क्या लेने देने उनसे? जाइए उन्हें मनाइए, उन्हें ले आइए फिर से। अरे इनको जरा चुप तो कीजिए। हमें निर्देश दे रहे हैं आप तो कुछ अपना अलायंस को संभाल नहीं पाए। आप क्यों नहीं संभाल पाए शिवसेना को? आप क्यों नहीं संभाला? आपका क्या चल रहा है एनडीए में, ये तो बात करिए। हमें निर्देश दे रहे हैं आप। शिवसेना तब भी नहीं संभली और आज भी नहीं संभल रही है, भी सुन लो। अरे मेरी बात नहीं संभली और आज भी नहीं संभल रही है। सरकार बनाई तो कोई बात नहीं। चलिए किशोर तिवारी जी से सवाल था, किशोर तिवारी जी से सवाल था, आप जवाब दीजिए और फिर मैं तहसीन पूनावाला जी से भी पूछूंगी। किशोर मैं बात कर रहा हूँ, मैं जवाब देता हूँ नाविका जी। जी देखिए आपका अंदरूनी मामला है, आप इसे संभाले। एक मिनट आसिफ भामला जी, ये सारा किया कराया किसका ये मुझे अच्छे से मालूम है क्योंकि मैं सरकार में हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ हमने खेला किया था। अरे मैं मेरे को बोलने तो कोतवाल को डांटे। अरे मैं बात तो करने दो। अरे मुझे बात तो करने दो। मैं बोल रहा हूँ कि खेला इन्होंने किया है, ये तो है। देखो आसिफ भामला क्या कह रहे थे, नाविका जी ये बात सुन लो। आसिफ ने क्या कहा कि हमने बोले राज्यसभा के वक्त 121 थे, इस वक्त हम 133 हो गए, यानी ये एमएलए तोड़ कहां से रहे? इन्होंने कांग्रेस के 2-3 ले लिए, हमारे 2-3 ले लिए और सारे अपक्ष के ले लिए। अरे आप लोगों आपके शासनकाल से अगर एमएलए खुश नहीं है, अपना घर तो आपको स्वयं बचाना पड़ेगा, बाहर से थोड़ी कोई आएगा आपको बचाने के लिए। लेकिन पब्लिक के आज बहुत सवाल आ रहे हैं, पब्लिक के बहुत सवाल आ रहे हैं और पब्लिक हमेशा हम सब की बॉस होती है, आपकी खास करके, हमारी भी। ओम प्रकाश भोपाल से और शिव बहादुर पटेल मिर्जापुर से सवाल पूछ रहे हैं, आइए सुनते हैं इनके सवाल। महाराष्ट्र का जनादेश बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को मिला, आखिरकार उद्धव ठाकरे को बीजेपी से अलग होकर क्या मिला? शिवसेना ने एकनाथ शिंदे जैसे नेता को नजरअंदाज किया, अब खामियाजा भुगते, कोई क्या करे? तहसीन पूनावाला, मैं पूछूंगी कि जब आप नेचर के विपरीत, प्रकृति के विपरीत जाते हैं तो कुछ ना कुछ खामियाजा होता है। ये खामियाजा लोग कह रहे हैं कि 2019 में तो बड़ा अच्छा लग रहा था, 44 सीट से आप घुस गए थे सरकार बनाने के लिए, 106 सीट वाले बाहर बैठे हुए थे, अब पासा पलट गया है तो बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, ऐसा क्यों? नाविका जी, शिव बहादुर जी का मैंने प्रश्न सुना और एक चीज का मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं। उन्होंने जो एकनाथ शिंदे जी के बारे में कहा, एकनाथ शिंदे जी को अर्बन डेवलपमेंट मिला और कैबिनेट में वो नंबर 4 रहे थे। ये बात कहना कि एकनाथ शिंदे जी को इग्नोर किया गया वो बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं आपके सामने 1-2 चीजें रखना चाहता हूँ। नाविका जी, जब नाना पटोले जी ने रिजाइन किया एज स्पीकर,
पिछले 1 साल से कोशिश हो रही है कि स्पीकर अपॉइंट हो, गवर्नर इसका की इजाजत नहीं दे रहे कि इलेक्शन हो, स्पीकर अपॉइंट हो। क्यों? ये गवर्नर का एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, इस पर कोई बातचीत नहीं होती। मेरे मूल प्रश्न पर कोई उत्तर नहीं देता कि भाजपा के पास ये पैसे कहां से आते हैं। हम भी 5 स्टार होटल में जाते हैं क्योंकि हमको हमारे एमएलए एमपी को बचाना होता है। आपने कभी टाइम्स नाउ पे, मैं इतने साल से आपके साथ बैठा हूं, ये नहीं सुना है कि कांग्रेस ने किसी के विधायक, किसी के एमपी को खरीदा। ये लोग खरीदते, पैसे कहां से आते। तीसरा सवाल, उससे मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जो वैभव जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। जब 1991 दिसंबर, शायद दिसंबर का महीना था, जब छगन भुजबल जी ने शिवसेना छोड़ा, तब उनके पास 18 एमएलए थे, 17 नहीं 18 एमएलए थे टोटल। आज ये लग रहा है कि बड़ा रिबेलियन है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये डिफेक्शन किसने करवाया था? 8 से 9 एमएलए इनके पास, ये भी वापस आई है। एक्चुअल प्लान क्या है मैं आपको बताता हूं। ये डिफेक्शन किसने कराया? प्रेसिडेंशियल गवर्न प्रेसिडेंशियल रूल को लगाना है, लेकिन ये जो इनका है, हम तो दूध के धुले हैं। आप फ्लोर पे आइए और कांग्रेस ने कभी किसी को नहीं खरीदा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुझे लगता है तहसीन पूनावाला ने राजनीतिक उठापटक आज से ही देखनी शुरू की है, इससे पहले नहीं देखी। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, कर्नाटका में क्या हुआ था, जरा इनकी याददाश्त ताजा करा देंगे आप? जरा आप इनकी याददाश्त ताजा करा देंगे आप? येदियुरप्पा जी ने कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया था सर, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। सॉरी त्रिपाठी जी, नाविका, शायद ही देश का कोई राज्य हो जहां पर कांग्रेस की खरीद फरोख्त के किस्से आम न हो, और राजनीतिक तौर पर जो लोग बीट कवर करते हैं उनको तो ऐसे किस्से आज से नहीं, जब संजय गांधी नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, तब से याद है कि कैसे धन बल से लेके बाहुबल तक और पूरी फौज चला करती थी, जो तय करती थी कि किसका विधायक कहां बैठा देना है, कहां दबा देना है, कहां उसको अपने पाले में कैसे करना है। लेकिन महाराष्ट्र के संदर्भ में एक बड़ी रोचक बात है। महाराष्ट्र के संदर्भ में जो लड़ाई हो रही है, इसको नाविका में थोड़ा सा और चाहूंगा कि इस तरफ भी लोग देखें जो शायद नहीं देख रहे हैं। शरद पवार अपनी राजनीतिक पारी के आखिरी दौर में है। बाला साहब ठाकरे अब रहे नहीं। महाराष्ट्र की 2 प्रमुख पार्टियों की राजनीति उनके सुपुत्र या सुपुत्रियों के हाथ में जाने वाली है। मुझे लगता है कि शरद पवार इस बात का पक्का इंतजाम करके जा रहे हैं कि बाला साहब की विरासत वाली पार्टी महाराष्ट्र में रह ही नहीं जाए। मराठी राजनीति के नाम पर मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगी। अमृता फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस जी की धर्मपत्नी का एक ट्वीट आया है और उन्होंने कहा, एक था कपटी राजा, था इन इन्वर्टेड कॉमास, एक था कपटी राजा। तो मुझे तो इसमें कोई नजर नहीं आ रहा सीमा मलिक जी कि कहीं पर भी बीजेपी के साथ चलने का कोई न्योता दिया है एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को, क्योंकि अमृता फडणवीस जी का अगर ट्वीट देखें तो एक था कपटी राजा, तो अगर इस तरह की भाषा होगी तो साथ जाने का, तो दोबारा हमसफर बनने का तो मुझे कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा। आप इस ट्वीट को कैसे देखती हैं? देखिए, मैं इस ट्वीट को कैसे देखती हूँ, मुझे लगता नहीं बात इस पे कुछ कमेंट करने का, तो फ्रैंकली मैं आपको बताऊं। और जहां तक देखिए ये सब चीजें कहना, मतलब ये देखिए, आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको क्या बोलूं, शायद आप सब कुछ जानती हैं और सब समझती हैं। और ये चीजें कहना, कहाँ तो वो बोलते कि अब नए नए चाणक्य पैदा हो रहे हैं इस देश में, है ना। अभी एक फडणवीस जी भी चाणक्य हो गए हैं, और एक बार तो बोलते कि चाणक्य देखिए क्या हमने चाणक्य नीति दिखाई, दूसरी बार पवार साहब भी ने ये कहा है देवेंद्र जी के लिए। हाँ, क्या बोले? अरे नाविका जी, सीमा जी से कहिए कि आदरणीय पवार साहब ने ही देवेंद्र जी की तारीफ की है। अरे हम तो सबकी तारीफ ही करते हैं, है ना। पवार साहब बहुत बड़े नेता हैं और उन्होंने अगर कोई तारीफ करने की बात होगी तो जरूर करेंगे, है ना। पिछला जब राज्यसभा का चुनाव का निकाल आया सीमा जी, तो मैं 1 मिनट सबको रोक रही हूँ। होटल के अंदर का विजुअल टाइम्स नाउ भारत पर पहली तस्वीर अगर हम इस पे एक्सक्लूसिव डाल दें तो बेहतर रहेगा। ये होटल के अंदर की तस्वीरें हैं। पुलिस के कर्मी वहां नजर आ रहे हैं, गुजरात पुलिस के। यहाँ
एमएलएज जो हैं महाराष्ट्र के नजर आ रहे हैं इस पिक्चर में। और अगर आप देखें सिक्योरिटी का घेरा काफी है और पहली तस्वीरों में हमें कम से कम 8-10 लोग तो नजर आ रहे हैं और कुछ पुलिसकर्मी साथ चलते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर हम स्टिल्स ले लें, और मैं ये बड़े स्क्रीन पर भी आपको दिखाना चाहूंगी, कुछ स्टिल्स ले लें तो गिनने की कोशिश करते हैं कि कितने विधायक हैं अंदर की तरफ। तो अगर देखें तो पुलिस ये कम से कम 6-7 तो इस डायरेक्शन में हमें दिखे यहां खड़े हैं और 2-3 वहां पुलिस वालों के साथ चल रहे हैं। यहां पर ये ले मेरिडियन होटल जो है सूरत का, इसके अंदर की तस्वीरें हैं। सबसे पहले हम आपको यहां टाइम्स नाउ नवभारत पर नजर दिखा रहे हैं अंदर की तस्वीरें, जहां एकनाथ शिंदे के साथ विधायक जितने हैं वो नजर आ रहे हैं। कुछ ही इस वक्त नीचे लॉबी की तरफ कहीं नजर आ रहे हैं, कुछ ऊपर होंगे नहीं होंगे, कितना नंबर है ये 37 के करीब तो नहीं नजर आ रहे, पर हाँ यहां होटल के लॉबी में कुछ अंदर की तस्वीरें सबसे पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं यहां टाइम्स नाउ नवभारत पर। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें कम से कम 8-10 हमें नजर आ रहे हैं विधायक जो अंदर होटल की लॉबी में खड़े हुए हैं। अमित राजपूत कोशिश करूंगी अगर हमारे साथ जुड़ सकें, जो इस वक्त सूरत में मेरिडियन होटल के बाहर खड़े हुए हैं और हमें डिटेल बताएंगे। अमित राजपूत, पर ये अगर आप तस्वीरें देखें और अगर हम आपको ये वीडियो दिखाएं तो यहाँ 2 पुलिसकर्मी चल रहे हैं, 3-4 यहाँ एमएलएज इनके साथ नजर आ रहे हैं और फिर लॉबी में 4-5 और खड़े हुए एमएलएज नजर आ रहे हैं। अमित हाँ बिल्कुल, और ये विजुअल्स जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये विजुअल्स हैं अंदर से एमएलएज के जो मेरिडियन होटल के अंदर से नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीरें हैं जो एमएलएज, बागी एमएलएज हैं शिवसेना के, वो विधायक सारे मेरिडियन होटल के अंदर से। और ये दिखाता है कि इस वक्त जितना भी कॉन्फिडेंस शिवसेना दिखाना चाहे, लेकिन विधायक यहाँ हैं, कहीं आने जाने की अभी इनको कोई जल्दी नजर नहीं आ रही है। और जो शिवसेना के चीफ्स और बड़े लीडर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जल्दी लौट कर आएंगे, ऐसा अभी तो नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा कोई जल्दबाजी उनमें नजर आ रहा हो। 2 पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। अमित राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित राजपूत, ये अंदर की तस्वीरें हमें नजर आई हैं मेरिडियन होटल के अंदर से, तकरीबन कितने विधायक देखे जा रहे हैं वहां? कोई नंबर आपको पता चला है कि कितने विधायक हैं अंदर? जी बिल्कुल नाविका जी, अंदर की जो तस्वीरें हैं, अंदर 35 से ज्यादा विधायक जो हैं अभी मौजूद हैं। और जिस तरह से इनका जो बॉडी लैंग्वेज आप देख सकती हैं, ये कुछ विधायक जो हैं वो एकदम रिलैक्स हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर उन्हें रुकना है। वो तब तक रुकेंगे जब तक उनकी बातें मान नहीं जाएगी। और एकनाथ शिंदे जो हैं वो स्वयं जो है उनके लीडर हैं और एकनाथ शिंदे जो कहेंगे वो वही करेंगे। तो इस वजह से ये सारे विधायक जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हैं। किसी भी तरह का दबाव या असर जो है वो इन विधायकों के चेहरे पे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मिलिंद नार्वेकर ने बहुत बड़ी कोशिश की यहाँ पर आके समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी और वो यहाँ से चले गए। हालांकि उद्धव ठाकरे से उनकी बात हुई, लेकिन उसके बावजूद ये जो तस्वीरें हैं ये साफ की बात हुई, लेकिन उसके बावजूद ये जो तस्वीरें हैं ये साफ बयां कर रही हैं कि ये सारे विधायक जो हैं ये एकदम रिलैक्स मूड में हैं। कुछ विधायक जो हैं वहां पर टी शर्ट और बरमूडा जो होता है उसे पहन के नजर आप देख सकते हैं कि वहां पे उस तरह से नजर आ रहे हैं। यानी ये बात जो है ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये विधायक जो हैं आर या पार की लड़ाई है, उस लड़ाई में एकनाथ शिंदे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और
और अगर आप देखें तो 3-4 विधायक वहां एंट्रेंस के पास है जहां से 2 पुलिसकर्मी आते हैं और फिर यहां पर 5-6 और खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अमित राजपूत, कोई भी बीजेपी का नेता इस वक्त मेरिडियन में पहुंचता हुआ नजर आया? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट आया है अमृता फडणवीस जी की तरफ से और उन्होंने उसमें लिखा है, एक था कपटी राजा। था पर उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं। तो किसी भी बीजेपी के लीडर से यहां पर संपर्क हुआ है? फडणवीस जी के आने की कोई यहां पर स्पेक्यूलेशन है, कोई चर्चा है? देखिए बिल्कुल देखिए नाविका जी, बिल्कुल उसे नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि फडणवीस जी जो हैं वो यहाँ पर किसी भी समय आ सकते हैं। दिल्ली में वो मौजूद हैं। दिल्ली की जो बैठक चल रही थी वहाँ पे संसदीय दल की, उसके बाद वो वहाँ पर बीजेपी के आला कमान के नेताओं के साथ में मिलने वाले हैं। और यहाँ की हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे जो ये इलाका है ये सूरत एयरपोर्ट के पास का इलाका है और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है। अभी भी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है जैसे सुबह देखी जा रही थी उसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अभी भी देखी जा रही है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है और यहाँ पे ये जो एकनाथ शिंदे जो हैं वो मौजूद हैं क्योंकि मुंबई से सूरत आना और सूरत में तकरीबन जैसा कि 300 किलोमीटर बॉम्बे से नज़दीक है ये इलाका और यहाँ पर वो मौजूद हैं। तो जहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस जी की आने की बात है तो वो स्वाभाविक तौर से विशेष विमान के माध्यम से, वो चार्टर प्लेन के माध्यम से ये सूरत एयरपोर्ट पे आ सकते हैं और सूरत एयरपोर्ट से सिर्फ ये 2 किलोमीटर के अंतर पर ये होटल ला मेरिडियन जो है ये आया हुआ है। तो अमित राजपूत जी, हम आपके लिए आपके पास आते रहेंगे, हमें ताजा खबरें जरूर अपडेट करते रहिएगा और हमारे दर्शकों को सबसे पहली तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो मेरिडियन होटल के अंदर से आ रही हैं सूरत में, जहां एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद विधायकों की भी तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं और इस वक्त पहरा बहुत गहरा है। पिक्चर अभी बाकी है। कहा जा रहा है 35 से 36 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, लेकिन अभी कहानी में कई नए मोड़ आ सकते हैं और हम इन सारे मोड़ों से आपको बताए रखेंगे और आगे रखेंगे। उद्धव ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे ने राजनीति की जो विरासत सौंपी उसकी बुनियाद थी हिंदुत्व, लेकिन 2019 में उद्धव जी ने जब बीजेपी का साथ छोड़ा तो वो उस वक्त राजनीति के नजरिए से भले उद्धव को फायदा दे गया कि वो मुख्यमंत्री बन सकें, लेकिन यह सवाल तब भी उठने लगा कि क्या हिंदुत्व पर उद्धव को नुकसान होगा लंबे अरसे में। आज एकनाथ शिंदे ने बगावत की है तो उन्होंने अपनी बगावत का आधार हिंदुत्व को ही बनाया है। इस पूरे सिनारियो में बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। वैसे राजनीति में कब कौन सा मोड़ आ जाए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये तो जरूर है कि ये उद्धव के लिए अग्नि परीक्षा का समय है। उद्धव के सामने सिर्फ अपनी पार्टी और अपनी सरकार बचाने की ही चुनौती नहीं है, उनके सामने चुनौती है बाला साहेब के हिंदुत्व पर अपनी दावेदारी को बचाकर रखने की। क्या होगा इस अग्नि परीक्षा में, हम ये सारी खबरें लाते रहेंगे आपके पास। आज लेती हूं मैं आपसे इजाजत। सवाल पब्लिक का पर बस इतना ही। नमस्कार, लेकिन जाइएगा मत, आ रहे हैं लेकर न्यूज की पाठशाला अनंत त्यागी।